तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए शेयर करता ही रहता हूं, तो इसी क्रम में जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपको उनके सॉल्यूशन एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि आप अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो आप उन्हें ज़रूर लिख सकें। फिलहाल अभी आपको वीडियो स्टार्ट करने पहले ही मैं आप सभी से क्षमा मांगूंगा कि अभी फ़िलहाल जो कंटेंट अभी हम डिस्कस करें वो इंग्लिश में है, बट थोड़ी ही देर में 1-2 घंटे के अंतराल पे ही जस्ट इसका जो हिंदी कंटेंट है यानी कि हिंदी वर्जन है बिल्कुल शॉर्ट से वीडियो के फॉर्म में मैं आपके साथ में यहाँ अपलोड कर दूंगा और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, फिलहाल आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हिंदी इंग्लिश के ज़्यादा चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फिर आप मेन चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कंटेंट अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इसका मैं तुरंत कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हम तैयार करें और आपके साथ में इसका जो हिंदी पार्ट है वो भी आपके साथ में शेयर करें। तो देखिए, पहला है कि भाई जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कल ही मैंने जो है आपके लिए जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट दी है। छोटी सी लिस्ट तो क्या बोलेंगे, मतलब कि उसमें जो मुझे लग रहे हैं, जैसे सेक्शन ए से कुछ तकरीबन 30 क्वेश्चन दिए हैं जो कि बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप उन 30 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसी में से आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह सेक्शन बी में भी तकरीबन 10 क्वेश्चन दिए मैंने और 7 से 8 क्वेश्चन मैंने सेक्शन सी के लिए आपके एक्सपेक्टेड दिए। उसमें भी मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तो आपके ऊपर है वो जो क्वेश्चन आप तैयार करें। लेकिन उन क्वेश्चन में से आप अपने पसंद के 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लें तो आप ज़रूर कर लेंगे। सेक्शन सी में आप ऐसे 8 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सेक्शन बी में मैंने 10 क्वेश्चन के आसपास दिया है शायद, अगर वहाँ से आप 7 क्वेश्चन भी रेडी कर लेते हैं तो आपके सेक्शन बी से हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, सेक्शन सी से हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और सेक्शन ए से हर, यानी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पिछले वर्ष जो पूछा गया था, वर्ष 2022 का पेपर है, याद रखिएगा। तो डिफाइन सोशल, आपसे यहाँ पूछा गया है कि सोशल रिलेशनशिप क्या होता है। सोशल रिलेशनशिप मतलब कि सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध को परिभाषित करना, देखिए यहाँ पर कंटेंट लिखा हो तो सोशल जो रिलेशनशिप होता है इसका मतलब होता है कि जो एक समूह के बीच में या किसी समुदाय के बीच में या एक बड़ी संस्था के बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनके बीच में जो आपसी सामाजिक, मानसिक रूप से या आप बोल सकते हैं वैचारिक रूप से जो एक जुड़ाव होता है उसे हम बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप होता है, जो आपका सोशल रिलेशनशिप होता है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार जो है हमारा ये जो रिलेशनशिप रहता है ये आपका डेवलप होता है हमारे कई सारी शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे कि हमारे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि हम समान रूप से एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम समान रूप से कुछ समान मूल्यों और वैल्यूज़ को फोकस करते हैं, हमारा समान एक ही प्रकार का जो सांस्कृतिक और पारिवारिक बोल सकते हैं सामाजिक परिवेश समान है, समान रूप से समान भाषा बोलते हैं, एक ही प्रकार की जो है हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, मनोवैज्ञानिक स्थिति हो। तो समानता अगर है किसी दो व्यक्ति के बीच में, समूह के लोगों के बीच में, तो वो एक समूह का हिस्सा कहलाते हैं। और उन समूह के लोगों के बीच में समानता के कारण एक प्रकार का जुड़ाव होता है और इसी जुड़ाव को हम जो है सामाजिक संबंध के रूप में स्थापित कर सकते हैं या सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण है जैसे कि आपके दोस्ती होती है, आपके दोस्तों के साथ, किसी के साथ आपका प्रेम है, किसी के साथ में माता पिता के साथ में आपका स्नेह है, दोस्तों के साथ में जहां आप काम करते वहां पर भी आपका जो है क्या एक सोशल रिलेशनशिप है। लेकिन वहां पर सोशल रिलेशनशिप जो बिल्ड हुआ है वो आपके व्यावसायिक कारणों की वजह से है। इसी तरह से स्कूल में आप शिक्षा के कारण जाते हैं और शिक्षा के संबंध में ही आपके दोस्तों के साथ में आपका जुड़ाव होता है। इस तरह से कुछ न कुछ एक कारण किसी न किसी आधार के आधार पर ही हमारे बीच में सामाजिक संबंध होता है।
चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग। तो देखिए थिंकिंग जो होती है यानी कि हिंदी में अगर बोले तो चिंतन क्या है? चिंतन को थिंकिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मेंटल प्रोसेस कंसिडरिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म जजमेंट, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट क्रिएटिव आइडिया। सो इट इज़ ए complex and multi-dimensional process that involve cognitive activities such as perception, attention, memory, reasoning, imagination and language। तो थिंकिंग यानी कि चिंतन क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं, जो परिस्थिति होती है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, उसका आकलन करना, उसके ऊपर विचार करना, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना और फिर उस चीज़ को समझने का प्रयास करना अपने पुराने अनुभव के आधार पर और एक निष्कर्ष पर पहुंचना। ये सारी जो जटिल प्रक्रियाएं मानसिक रूप से होती हैं, इसे ही हम जो है थिंकिंग कहते हैं, इसे ही हम जो है चिंतन कहते हैं। चिंतन में क्या होता है? आप अपने पुराने ज्ञान, अनुभव, आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में उस संदर्भ के बारे में या वर्तमान में चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आपके सामने जो चुनौती है, आपके सामने जो समस्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, आपके आसपास में जो लोग हैं उनसे आप क्या समझ पा रहे हो, क्या जान पा रहे हो, इन सारी चीज़ों का समावेश करके जब आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हो तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने इसके लिख दिए हैं। अगर आपसे चिंतन के प्रकार पूछे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एनालिटिकल थिंकिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, आपके लैटरल थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो ये मोस्टली तौर पे प्रमुख प्रकार, इसमें भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं आपके। लॉजिकल है, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीज़ें। अब बात आती है मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो ये टीचिंग क्या है? टीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज टू समवन एल्स थ्रू इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, गाइडेंस एंड प्रैक्टिस। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टीचर और एन एजुकेटर टू ए लर्नर विथ ए गोल ऑफ helping the learner to develop a deeper understanding of particular subject और skill। तो यहाँ पर आपको समझना है कि टीचिंग क्या है? एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। टीचिंग में क्या होता है? किसी को ज्ञान, कौशल या कुछ मूल्य सिखाए जाते हैं, जिसको सिखाने के लिए हम कुछ अनुदेशन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सामने वाले को हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, उनको पढ़ने में मदद करते हैं, जिससे कि सामने वाला चीज़ों को सीख पाए, चीज़ों को समझ पाए और उसे अपने जीवन में लागू कर पाए, जिससे कि उसे ज्ञान का हस्तांतरण हो पाए। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, मीनिंग ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक अनुभवी व्यक्ति, एक शिक्षक जो है अपने ज्ञान को, जो कि बच्चों को सीखना चाहिए, उस चीज़ को सिखाने का प्रयास करता, उस समझ को, उस ज्ञान को, उस सूचना को बच्चों को अलग अलग माध्यम से सीखने में मदद करता है। तो टीचर एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है, प्रबंधक का काम करता है, सहयोगी का काम करता है, आपके सहकर्मी का काम करता है शिक्षण की प्रक्रिया में। अब आप सबको पता है कि शिक्षण क्या है? एक 3 वे प्रोसेस, त्रिआयामी प्रक्रिया है। और त्रिआयामी प्रक्रिया में आपका प्रमुख घटक जो होते हैं, एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र और तीसरा होता है वो वातावरण। तो मोस्ट ऑफ द एजुकेशनिस्ट हैव कॉल्ड टीचिंग एज ए ट्राइपैरिटी प्रोसेस, इसलिए मैंने बताया। और ब्लूम के अनुसार टीचिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, या फिर इंस्ट्रक्शन के 3 आयाम क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि शिक्षा के जो शिक्षण की प्रक्रिया, उसके 3 मुख्य आयाम होते हैं: लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस और बिहेवियरल चेंज। यानी कि कुछ शिक्षण के उद्देश्य पूर्व में निर्धारित होते हैं और शिक्षण के माध्यम से उन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। उसके बाद बच्चों को शिक्षण के माध्यम से कुछ अनुभव करने का अवसर दिया जाता है, सीखने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि उनके व्यवहार में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। तो सीखने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करना, कि शिक्षा देने से बच्चे कुछ नया सीखेंगे, कुछ उन्हें पता चलेगा, कुछ अनुभव होगा, कुछ जानेंगे। उसके बाद उनको जो अनुभव होगा उसका वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और जब उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके व्यवहार करने के तरीके में, या जो चीज़ें अभी तक वो जानते हैं उसको अब वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बिहेवियर में चेंज, लर्निंग एक्सपीरियंस देना और लर्निंग के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव को पूरा करना जो है टीचिंग के प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा, आप चाहो तो इसे 8 नंबर वाले प्रश्न में भी लिख सकते हो। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या? देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम का सिस्टम होता है जिसमें कि जिसका कि सेंटर होता है चाइल्ड।
मतलब कि एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखे हुए, बच्चे के इर्द गिर्द ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इर्द गिर्द का मतलब कि बच्चा कैसे लाभ ले सकता है पाठ्यक्रम से, इस बात का ख्याल रखें। जैसे कि बच्चे की पृष्ठभूमि, बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, बच्चे की बहुभाषिता, बच्चे की विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के शिक्षण के प्रक्रियाओं पे अलग अलग तरीके, बच्चों के अधिगम शैली को ध्यान में रखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, किस स्तर से सीखते हैं, इन बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हुए साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि हर एक बच्चा जो है सामान्य नहीं होता, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे जो है शारीरिक रूप से जो है आपके विशेष होते हैं। तो ऐसे बच्चों का भी ध्यान में रख के जब एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, एक करिकुलम का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इंगेज इन लर्निंग प्रोसेस एंड व्हेन करिकुलम इज टेलर्ड टू देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो चाइल्ड सेंटर्ड सिलेबस बनाते वक्त, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बनाते वक्त इस बात को ख्याल रखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब उनके उसी वातावरण में उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए जिसमें कि वो सहज महसूस करते हैं, जिसमें कि उन्हें आनंद आता हो और उनकी आवश्यकताओं और उनकी ज़रूरतों के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम में विषय वस्तु हो। उदाहरण के लिए अगर बच्चा हिंदी भाषी है और हम प्रयास करें उसे किसी दूसरी भाषा में पढ़ाने का, तो शायद बच्चा उस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाए। तो ख्याल रखा जाए कि बच्चे की आवश्यकता, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसे क्या सीखना चाहिए, उनकी अधिगम शैली क्या है, किस तरह से चीज़ों को सीखता है, इन सब का ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो ये होगा चाइल्ड सेंटर्ड। मैंने डिटेल में लिखा है, आप इसको चाहें तो अपने नोट्स की में आप 8 नंबर में भी कर सकते हैं इसको। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण का अर्थ। देखिए संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल। 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए संवाद करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए। तो जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग आपस में अपने विचार, अपनी सोच, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं अलग अलग माध्यम से, तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता सिर्फ सूचना का, बल्कि रिसीवर बोलता है, सुनता भी है, यानी कि दोनों तरफ से जवाब भी दिया जाता है, सुना भी जाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, 2 वे, नॉर्मली 2 वे होता है आपका। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन आपका लिखित, मौखिक, आपका आप बोल सकते हैं उसे वैचारिक या संकेतात्मक भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन में 2 लोगों का होना आवश्यक है, 2 लोग कम से कम चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कम्युनिकेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कन्वेड एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन। और संवाद करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में बेहतर करने के लिए, सफल होने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको संप्रेषण स्किल सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। टाइप्स ऑफ वीडियो सिस्टम। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वीडियो सिस्टम अवेलेबल। और हर एक वीडियो सिस्टम की अपनी कुछ खासियत होती है। एक होता है एनालॉग वीडियो सिस्टम, दूसरा होता है डिजिटल वीडियो सिस्टम, तीसरे होते हैं आपके आईपी वीडियो सिस्टम, और फिर आपने सीसीटीवी के बारे में तो सुना ही होगा। फिर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। स्ट्रीमिंग वीडियो सिस्टम्स होते हैं, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के आपके जो है वीडियो सिस्टम है। आप इनके डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इनके बारे में और भी देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री क्या। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टीचिंग एड्स, ऐसा कोई भी रिसोर्स, ऐसा कोई भी साधन जो शिक्षण में, टीचिंग में हेल्पफुल हो, उसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं। चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो, चाहे ऑडियो विजुअल्स हो, चाहे आपके ग्राफ्स हो, चार्ट हो, आपके फील्ड विजिट्स हो, ऐसा कुछ भी जो कि एक टीचर को मदद करता हो और अपनी क्लास को बेहतर बनाने में और बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में और मनोरंजक बनाने में, अच्छे तरीके से सीखने में मदद करता है, वो हर एक चीज़ जो है आपकी टीचिंग एड्स कहलाती है। ये एड्स जो है आपके पोस्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टीचिंग एड्स हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान, दिस एड कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक विजुअल एड्स हो सकते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, जैसे कि पोस्टर, वीडियो, चार्ट, ग्राफ,
सुनने योग्य ऑडियो जैसे कि म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, रेडियो एक्सेट्रा, और टेसाइल एड लाइक द मॉडल यानी कि जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मॉडल्स हो गए आपके, या फिर आपकी ऐसी कोई भी छोटे छोटे आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गए, या मैनिपुलेटिव गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, क्विज हो गए, ये सब चीज़ें जो कि आपकी क्लास को मनोरंजक बनाने में, आपके शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने में और बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता हो, वो टीचिंग एड कहलाता है। किसी भी टीचिंग एड को प्रयोग करने का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता है कि बच्चों को एंगेज किया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि वो एक्टिव रहें क्लासरूम में जब भी पढ़ाई हो रही हो, ठीक है, ताकि उनके अंदर उत्साह हो, जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं, जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करें, उनसे उनका उत्साहवर्धन हो पढ़ने की प्रक्रिया के प्रति। तो जब वो टीचिंग एड्स की मदद से चीज़ों को सीखते हैं तो वो ज़्यादा प्रेरित होते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। चाहे अगर आप मॉडल की बात करें, मॉडल को देख के बच्चा उस चीज़ को बेहतर समझ पाता है, चार्ट को देखकर उन चीज़ों को ध्यान से, उनके क्रम को, सीक्वेंस को, उनके नाम याद कर सकता है, तो ये फ़ायदा मिलता है। तो इफेक्टिव टीचिंग एड कैन हेल्प टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडिया, सपोर्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएट मोर डायनेमिक एंड इंगेजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो अगर एक अच्छा, सकारात्मक, प्रभावशाली अगर आपके पास में शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड है, तो इससे आपके क्लासरूम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। आप विषय वस्तु को बहुत ही मनोरंजक तरीके से लेकिन प्रभावशाली तरीके से बच्चों तक प्रस्तुत कर सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे जो हैं बोर होने की बजाय चीज़ों को इस्तेमाल करके अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो जिस विषय को आप समझाना चाह रहे थे और शायद आपको साधारण तरीके से कठिनाई हो रही थी, टीचिंग एड्स की मदद से आप उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। आप सबको पता है टेक्स्ट बुक्स क्या है। टेक्स्ट बुक्स आर द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दे आर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि दे आर usually used as a primary sources of information in educational settings such as school, colleges and university. Textbook typically contains systematic and organized presentation of information, concept, theories related to a specific subject or topic. तो आप सबको पता है कि क्या होता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक तरह से एक व्यवस्थित प्रारूप है किसी विषय के ऊपर जानकारियों का, जो बच्चों को या किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को या जो भी अधिगम करते हैं, लर्नर हैं, उनको दिया जाता है। शिक्षक उनके माध्यम से छात्रों को जो आवश्यक चीज़ें जो पाठ्यक्रम में वर्णित है, मेंशन है, उनको छात्रों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, सिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही प्रमुख साधन है किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों को जो आवश्यक ज्ञान है वो सीखने में मदद करने में। टेक्स्ट बुक जो है नॉर्मली आप देखोगे एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम चीज़ों को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से छोटे छोटे भागों में हम थ्योरीज के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में उसमें रखा होता है, उसमें प्रदर्शित होता है, उसके माध्यम से छात्रों को हम जो दिखा सकते हैं। अ टेक्स्ट बुक इज़ one that contains comprehensive information about a course or a subject that a student need to get through a academic career। तो पूरे पाठ्यक्रम में, पूरे वर्ष में, मान लीजिए कक्षा 5 में, 6 में, 7 में है आप, तो कक्षा 5 में पूरे वर्ष जो भी आपको पढ़ना है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा होता है। तो क्या है, एक दिशा निर्देश भी मिलता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ पूरे वर्ष जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, तो आप टाइम से रिवाइज कर सकते हैं। टीचर को भी समझ में आता है कि किस क्रम में चीज़ों को पढ़ाना है, और छात्रों के लिए फ़ायदा ये है कि जब शिक्षक ना भी हो उसी चीज़ को वो बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी चीज़ में अगर समझ नहीं पाए एक बार में तो उसे वापस पुनः रिवाइज करने में या पुनः समझने में भी शिक्षक की गैर मौजूदगी में भी वो चीज़ों को सीख सकते हैं। एक अच्छे टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे उदाहरण होते हैं, अच्छे तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, और टेक्स्ट बुक जो लिखे जाते हैं वो आमतौर पर बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो है लिखे जाते हैं, जो कि अपने विषय के में बहुत जानकार होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, जिन्हें कि पाठ्य पुस्तक लिखने का, बदलाव करने का और पाठ्यक्रम निर्माण करने का या उसमें बदलाव करने का पुराना अनुभव हो। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो ओवरऑल पर्पज ऑफ टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड लर्नर with a comprehensive and structured understanding of a subject or a topic and to facilitate learning and academic achievement। तो अपने क्षेत्र में जिस विषय को वो पढ़ रहे हैं उस विषय में बेहतर कर पाएँ, उस विषय की अच्छी समझ हो पाए। इस काम में शिक्षक की मदद करने में कि क्लासरूम को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है,
बच्चे को अच्छे तरीके से विषय को समझने में जो है पाठ्यपुस्तक मदद करती है। मीडिया यूज इन ई लर्निंग। देखिए ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है, जहाँ की जो नॉर्मल स्कूल का वातावरण है उससे हट के, उससे अलग जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए तो उसे हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। तो ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन that utilizes electronic technologies, यहाँ पे ध्यान रखिए, electronic technology to deliver educational content and facilitate learning. There are several types of media used in e-learning to support the delivery of instructional material and engage learners. तो आपको ध्यान रखना है कि ई लर्निंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, और इसमें हम जो एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन देने के लिए हम लोग जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ होती है उनका प्रयोग करते हैं सिखाने में और बच्चों को पढ़ाने में। यहाँ पे हम कई सारे टाइप के जो है आपके पीपीटीज, इलेक्ट्रॉनिक मतलब वीडियोस, लाइव क्लासेस, 3D मॉडल्स, ये बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो भी रिसोर्सेज हैं उनके यूज से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पहला आप उदाहरण देखिए, मीडिया यूज कौन कौन से यूज़ होते हैं, उसमें से सबसे पहला है टेक्स्ट बेस्ड मीडिया। इसमें क्या होता है, ई बुक्स, PDF, PPT, ये सब आपके टेक्स्ट बेस्ड मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही हैं लेकिन ये क्या है आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं। उसके बाद ऑडियो मीडिया, ऑडियो के मीडियम यानी ऑडियो बुक्स हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया, पॉडकास्ट हो गए, ये सब आपके हो गए ऑडियो मीडिया में। वीडियो मीडिया जिसमें कि वीडियो एनिमेशन, 3D 2D जो भी होता है, सिमुलेशन दैट लर्न कैन वॉच एंड लर्न, यानी कि कुछ ऐसे वीडियोस, एनिमेशन, ग्राफिक्स जिसको कि बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, जिससे कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं ई लर्निंग में जो अलग अलग मीडिया यूज़ हो रहे हैं उनके। इंटरेक्टिव, यहाँ पे देखिएगा, इंटरेक्टिव क्विजेस, गेम, साइमुलेशंस, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब जो होते हैं बच्चों को सीखने में, समझने में मदद करते हैं। तो इंटरेक्टिव मीडिया भी होते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, याद रखिएगा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से भी क्लासेस होती हैं। विश्व भर में बहुत सारे जो अलग अलग हिस्सों में जो शिक्षक हैं, अनुभवी लोग हैं, रिसर्चर हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इससे क्या होता है, एक साथ में विश्व के किसी भी कोने में रहा छात्र, कहीं पर भी है छात्र, वो जुड़ सकता है। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरीका है ई लर्निंग का। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, डिस्कशन फोरम बना सकते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, जहाँ कि आपस में जो लर्नर आपस में जुड़ सकते हैं, इंस्ट्रक्टर जुड़ सकते हैं, टीचर जुड़ सकते हैं, और विषय के एक्सपर्ट्स आपस में जुड़ के नोट शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, दिस टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इमेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट अलाउ लर्नर टू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद वर्चुअल एनवायरनमेंट। अपने आसपास के वातावरण के संबंध में हम लोग समझ सकते हैं। मोबाइल लर्निंग दैट इन्वॉल्व यूजिंग मोबाइल डिवाइस सच ए स्मार्टफोन, टैबलेट टू एक्सेस ई लर्निंग मटेरियल एंड कंप्लीट लर्निंग एक्टिविटी ऑन द गो। मोबाइल के इस्तेमाल से जी हम लोग लर्निंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही पार्ट हैं। तो इनको आप 1 2 3 4 पर ऐसे करके लिख दीजिएगा। यूज़ ऑफ मोबाइल एंड, यही ऊपर वाला जो पार्ट है, तो आपको पता है कि यूज़ ऑफ मोबाइल इन स्मार्टफोन इन एजुकेशन क्या है। इससे हम लोग PPT PDF पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस तरह लिख सकते हैं। स्मार्टफोन्स की मदद से अगर हम लोग एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम कहीं भी कभी भी जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। चीज़ों को PDF PPT के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको पता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जस्ट आपको स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता है इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो भी हमारे आसपास जो डेटा होता है उसमें से जो काम की जानकारी होती है वो होती है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। तो आसपास में हमारे जो भी आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो हमारे लिए डेटा है, और उन डेटा को जब फिल्टर्ड करके हम अपने उपयोग में ले आते हैं तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होता है। अब उस इन्फॉर्मेशन से अगर हम कुछ निर्णय ले पाएँ, कुछ सोच पाएँ, कुछ समझ पाएँ, कुछ डिसीजन ले पाएँ, तो हमारे लिए नॉलेज का काम करता है। तो बस ये मैं आपको यहाँ पर डिटेल में लिख दे रहा हूँ, आप बाकी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ जो आपसे पूछेगा वो यहाँ पे है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या अंतर है, तो वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो जस्ट मैं आपको स्क्रॉल ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अथवा में आपसे पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का आपको उसकी विशेषताएं बता रहे। तो
कोई भाषा जो होती है क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेकिन संवाद करने के लिए परम आवश्यक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इट हैज़ यूनिक एबिलिटी दैट सेट्स अपार्ट फ्रॉम अदर। भाषा ही एक ऐसी कौशल, ऐसा गुण या ऐसी क्षमता है जो मनुष्यों के पास होती है, जिससे कि वो अन्य जानवरों पशुओं से अलग होते हैं, क्योंकि भाषा की मदद से हम अपने विचारों को सहजता से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम, ऐसा गुण, एक ऐसा हमारे पास में आप बोल सकते हैं ऐसी प्राकृतिक रूप से हमें देन है, जिसकी मदद से हम जो है और पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ हो पाते हैं, अपने विचारों को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। आर्बिट्रीनेस, अब इसके कुछ प्रमुख गुण की बात करें तो आर्बिट्रीनेस यानी कि कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज आर्बिट्री। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड कैट डज नॉट इनहेरेंटली रिसेंबल द एनिमल इट रिप्रेजेंट। द मीनिंग ऑफ वर्ड इज डिटरमाइंड बाय सोशल कन्वेंशन एंड अग्रीमेंट। आर्बिट्ररीनेस का मतलब होता है कि जो वर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उनका हो सकता है अर्थ जो है अलग अलग भौगोलिक स्थान पर उनका अलग अलग अर्थ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको कि हम सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कैट जब बोलते हैं तो कैट का मतलब हम बिल्ली मानते हैं, कैट बोलने पे कभी भी हम गाय या कुत्ते के बारे में नहीं सोचते। तो आर्बिट्रीनेस होता है, फॉर एग्जांपल द वर्ड कैट डज नॉट इनहेरेंटली रिसेंबल द एनिमल इट रिप्रेजेंट। अब कैट बोलते ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कैट क्या होता है। कैट को हमने सामाजिक रूप से माना है, सदियों से मानते चले आए कि कैट जब शब्द बोलेंगे तो बिल्ली होगा। तो इस तरह से हम सीख। प्रोडक्टिविटी, लैंग्वेज से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपके अंदर जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितना अच्छा आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो, अच्छे अच्छे वर्ड बना सकते हो, जिससे कि लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज फोस्टर क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया। देखिए, आपके पास जब लैंग्वेज का कमांड है, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज के इस्तेमाल से आप अपने बातों को मोर इम्प्रेसिव वे में, क्रिएटिव वे में रख सकते हो, आप लोगों के साथ में बेहतर कनेक्ट हो सकते हो, और आप मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल और मोर सोशली रिस्पेक्टफुल बनते हो। हैव अ सर्टेन सेट ऑफ रूल है। हर एक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ व्याकरण होता है। हर एक भाषा एक सिस्टम में चलाई जाती है, सिस्टम में प्रयोग की जाती है, तो सिस्टमैटिक इन नेचर होता है। डिस्क्रीटनेस, लैंग्वेज क्या होते हैं, छोटे छोटे भागों से बना होता है, जैसे कि शब्द से। अब शब्द कैसे बनते हैं, छोटे छोटे अक्षरों से। अक्षर भी आप देखोगे उच्चारण से बनते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे भागों से मिलकर जो है आपकी कोई भाषा बनती है, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि साउंड से, लेटर से, फिर लेटर से मिलाकर वर्ड, वर्ड को मिलाकर फिर सेंटेंस, सेंटेंस को मिलाकर पूरी बात हम कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज अलाउस अस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट और इवन द पास्ट और फ्यूचर। वी कैन डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर प्लान। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे कि हम भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में और भूतकाल में यानी कि पास्ट में जो भी चीज़ें उन सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। डुअलिटी, लैंग्वेज है डुअल विच बोथ अ फिजिकल फॉर्म सच ए स्पोकन और रिटन एंड ए मीनिंग। दिस टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज आर सेपरेट बट इन। लैंग्वेज क्या है, लिख भी सकते हैं, उसी चीज़ को हम बोल भी सकते हैं, तो यह डुअल नेचर है इसका। कल्चरल ट्रांसमिशन, लैंग्वेज क्या करते हैं हम लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं, जनरेशन दर जनरेशन सीखते हैं। तो ये हमें अपने जनरेशन से, फोर फादर से मिलता है, हम उनसे जो सीखते हैं फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो ये ट्रांसमिट होता चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन। यूनिवर्सलिटी, while there are many different language, all human language share certain characteristics such as ability to convey abstract idea and to communicate about things that are not present। तो कुछ यूनिवर्सलिटी भी होती है हर एक भाषा में, कुछ मुख्य बातें जो समान रूप से होती है कि हर एक भाषा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समान है। तो वे भी देख। इवेलुएट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिगार्डिंग द करिकुलम। तो NEP 1986 ने बहुत सारे बदलाव किए थे भारत के उस समय के वर्तमान जो करिकुलम था उसमें, और मेन फोकस NEP का ये था कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसे मोर रेलिवेंट बनाया जाए, यानी कि सही में इफेक्टिव बनाया जाए। वो बदलाव ऐसे हों कि जिससे कि हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, इंडिविजुअल सोसाइटी की जो हमारी बात होती है, इंडियन सोसाइटी की जो बात होती है, उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड्स के हिसाब से करिकुलम में बदलाव किए जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, तो NEP 1986 में जो प्रमुख रिकमेंडेशन था, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में था कि यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को जो है सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, सबके लिए अवेलेबल बनाया जाए। तो करिकुलम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि बच्चा नॉर्मल हो,
फिजिकली डिसेबल हो, एक्सेप्शनल हो या ब्रिलियंट माइंड हो, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, सबके लिए सिलेबस में कुछ ना कुछ हो, हर एक बच्चा सीख पाए। सिलेबस में कुछ ऐसा ना हो जिससे कि कुछ बच्चे तो उससे फ़ायदा ले पाएँ और कुछ बच्चे ना ले पाएँ। तो यूनिवर्सलाइज करना है एजुकेशन को, सबके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल हो, सब लोग जो है सिलेबस में जो भी चेंजेस हों उससे फ़ायदा मिले, सबको समान रूप से वो अफेक्ट करे, सबको समान रूप से एडवांटेज मिले। करिकुलम डिज़ाइन पॉलिसी रिकमेंडेड देते कि कोर करिकुलम जो होना चाहिए, NEP 1986 में जो रिकमेंडेशन आया उसमें ये बोला गया कि करिकुलम का जो डिज़ाइन होना चाहिए उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है, और सब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करते वक्त लैंग्वेज का स्किल भी डेवलप हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो द कोर करिकुलम वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में बच्चों की अच्छी पकड़ हो, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज जैसे, मोरल वैल्यूज़ जैसे, फिजिकल एजुकेशन, इन तरह के सब्जेक्ट को सीखने में बच्चे को मदद मिल पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए करिकुलम के डिज़ाइन में। रेलिवेंट द पॉलिसी emphasized that the curriculum should be relevant to social, economic and cultural context of the country। भारत की किसी भी देश की जो वास्तविक स्थिति है, उसकी जो सामाजिक आवश्यकता है, उसके जो आपके राष्ट्रीय आवश्यकता है, राष्ट्र के विकास के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास करने के लिए जो आवश्यक है, चाहे वो आपको कल्चरल रूप से आगे बढ़ने में जो मदद करता हो, चाहे इकोनॉमिक रूप से पावरफुल बनने में मदद करता हो, जो भी चीज़ें सीखने के लिए आवश्यक है वो सब करिकुलम में हमको इंक्लूड करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट करिकुलम को कुछ इस तरह से अपडेट किया जा सके जिससे कि हम बदलते हुए समाज, चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाए, ताकि हम भी एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो पाए, ताकि जो वर्ल्ड में चल रहा है, जो वर्ल्ड जिस स्पीड से अपने आप को डेवलप कर पा रही है, हम भी डेवलप कर पाए। करिकुलम रिन्यूअल NEP recommended the renewal of curriculum at all levels of education। इन्होंने कहा कि करिकुलम को हर एक लेवल पे रिन्यू करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एजुकेशन में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नई नई चीज़ें एजुकेशन में लाई जा सकें, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ICT हो गया, ऑडियो विजुअल्स हो गए, नए नए टीचिंग एड्स हो गए, इनको इंक्लूड किया जाए जिससे कि टीचिंग को और इफेक्टिव और बेहतर बनाया जा सके, बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NPE रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल सिखाना, वोकेशनल स्किल सिखाना इम्पॉर्टेंट है और ये भी करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, देखिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि लोग जो है अपने कल्चर के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने डाइवर्स सोसाइटी के, डाइवर्स कंट्री के बारे में जान पाएँ, उसको रिस्पेक्ट कर पाएँ, एक अच्छे सिटीजन बन पाएँ, जिसलिए हमें ज़रूरी है कि करिकुलम के अंदर मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाए, उसके लिए सेपरेट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, NPE ने सजेस्ट किया कि जो करिकुलम में चेंजेस हों वो कुछ इस तरह से हों जिससे कि हर एक सब्जेक्ट का इफेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट पर देखा जा सके, यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने से हम दूसरे सब्जेक्ट में भी इजी महसूस करें, एक सब्जेक्ट को दूसरे से रिलेट करके डिज़ाइन किया जा सके, तो हमारे हर सब्जेक्ट की नॉलेज एक दूसरे सब्जेक्ट में काम आनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैटर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर डिस्कस द रोल ऑफ SCERT, देखिए SCERT क्या है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद में इस वीडियो को मैं ब्रेक करूँगा और एक पार्ट में और डालता हूँ इसको। डिस्कस द रोल ऑफ SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इंडिया। देखिए SCERT क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। ये क्या करती है, करिकुलम के डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में, रिव्यू में, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। SCERT जो है आपके करिकुलम के डिज़ाइन रिव्यू करने में, उसको इवैल्यूएट करने में, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने में, नए नए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने में, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने में, ये सब हेल्प करती है SCERT। मेन इंपॉर्टेंस जो एम है SCERT का वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके स्टूडेंट्स को और ओवरऑल जो है उनका स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सके। SCERT क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके डिज़ाइनिंग एंड ओवरऑल रिवीजन ऑफ करिकुलम फॉर स्कूल इन ईच स्टेट। तो SCERT यानी कि स्टूडेंट जो हमारे स्टेट
काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये हर एक स्टेट में होती है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करिकुलम को टाइम टू टाइम रिवाइज करें, नई नई चीज़ें ऐड करें, नई नई चीज़ों का इंटीग्रेशन करें और जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करते रहें, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो SCERT करती है करिकुलम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो देखते हैं। डिज़ाइनिंग द करिकुलम को डिज़ाइन करने में भी SCERT हेल्प करती है, रिव्यू करती है करिकुलम को और बेहतर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप भी करती है SCERT। इसके अलावा आप देखिए SCERT टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा करिकुलम को रिवाइज करने, उसको रिवाइव करने, उसको इवेलुएट करने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जज करने SCERT हेल्प करती है। डेवलपिंग टेक्स्ट बुक, SCERT एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर के फॉर्म में टेक्स्ट बुक के डेवलपमेंट में, उसके कंटेंट को डिसाइड करने में, उसको रिवाइज करने में भी हेल्प करती है। टीचर्स के ट्रेनिंग को इंश्योर करती है, जो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, BEd कॉलेजेस होते हैं, उनके थ्रू अच्छे टीचर्स डेवलप करने, प्रिपेयर करने में भी SCERT हेल्प करती है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो भी प्रोग्राम चले, जो भी करिकुलम में चीज़ें हैं, उनका मॉनिटरिंग करना, करिकुलम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इस बात को इंश्योर करना, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इस बात को इंश्योर करना, फीडबैक रिसीव करना ताकि नेसेसरी चेंजेस किए जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके करिकुलम में, ये सारी चीज़ों में भी जो है आपकी SCERT हेल्प करती है। तो ये था हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।